Hello students, welcome to the Shikshan Maharishi Dr. D.Y. Patil College of Computer and Business Studies. In previous lecture, we have seen the meaning and the definition of auditing. Today, we are going to see the objectives of auditing. So, objectives of auditing are of two types students. दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. पहला तो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है? देखिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ ओपिनियन देना है एक फाइनेंशियल बिजनेस को देख के. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू गिव एन ओपिनियन एज टू द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स. मीन्स जो भी फाइनेंशियल अफेयर हो रहा है, बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, ये पूरे ट्रांजेक्शन को देखना है और ये सारे ट्रांजेक्शन जो है सही है, ट्रुथ है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है, ऐसा आपको ओपिनियन देना होता है. लेकिन अगर उसमें कुछ मिस्टेक होती है, कुछ गलती आती है, कुछ फ्रॉड होता है, ठीक है, तो ऐसी चीजों को जो है आपको डिटेक्ट करना होता है, वो आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है. तो डिटेक्ट करके उसके पीछे का रीजन, मतलब क्या प्रॉब्लम है, कुछ है, अगर फाइनेंशियल अफेयर्स में कुछ घोल दिख रहा है, कुछ मतलब आपको फ्रॉड दिख रहा है, तो वो आपको डिटेक्ट करना है कि वो किस वजह से आया है. तो देखिए यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको दिया गया है. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रीड करें हम लोग. इट मे बी ऑब्जर्व दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज टू गिव एन ओपिनियन on the financial statement of the enterprise, expressing whether the financial statements give a true and fair view of operating result and financial position of the company. There is no authoritative interpretation of them, true or fair view. तो यहाँ पे देखिए, देर इज नो ऑथोरेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म ट्रू एंड फेयर व्यू. मीन्स यहाँ पे कोई ऐसा इंटरप्रिटेशन दिया नहीं है ट्रू एंड फेयर व्यू का, लेकिन आपको ये समझदारी से देखना है, समझना है कि कौन सा जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है. तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है. यहाँ पे देखिए कैंट ने एक स्टेटमेंट दिया है, जो एनालिस्ट थे. तो कैंट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द कैंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेस गिव्स अ फेयर एंड ट्रू व्यू इफ they together with related notes and sufficiently informative of matter that affect their use, understanding and interpretation by those for whom they are intended, and they are prepared in accordance with accounting principles appropriate to the circumstances of the business. तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है. तो यहाँ पे आगे देखिए, कुछ यहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू के मीनिंग दिए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा ट्रू एंड फेयर व्यू एग्जैक्टली है क्या और ये किससे रिलेटेड है, हमको क्या ट्रू और फेयर व्यू से देखना है और क्या चीज बतानी है. तो यहाँ पे देखिए, the balance sheet and profit and loss account should be drawn up in conformity with the provision of schedule 6. शेड्यूल 6 जो कंपनीज एक्ट का प्रोविजन है, उसके हिसाब से आपका बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए according to the schedule 6 of the companies act or the specific act whichever is applicable to the enterprise को जो भी applicable होता है उसके हिसाब से होना चाहिए. ठीक है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें अपने मन मर्जी से हम लोग कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगर उनके हिसाब से किया होगा तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू से होगा. अगर उसमें कुछ मिस्टेक होगी, कुछ चेंजेस होंगे, तो वहाँ पे फ्रॉड और एरर्स के प्रॉब्लम आ सकते हैं. इंफॉर्मेशन needed by the users are as required by the different status are supplied in the financial statements. Next one is manner of disclosure of information in the financial statement must be such that it is possible for the user to draw correct conclusion. यहाँ पे देखिए सेकेंड और थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है. इंफॉर्मेशन नीडेड टू बाय द यूजर एंड एज रिक्वायर्ड बाय द डिफरेंट स्टेटस आर सप्लाइड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब जो यूजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए, दिखनी चाहिए. ठीक है, और जो डिस्क्लोजर होता है, जो भी हम लोग बात बताते हैं, द मैनर ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी सच दैट इट इज पॉसिबल टू द यूजर, फॉर द यूजर टू ड्रॉ करेक्ट कंक्लूजन.
मतलब वो क्लियर होना चाहिए, यूजर को कंक्लूजन देना आना चाहिए। ठीक है, दोनों पॉइंट में वो इलेबरेट किया गया है, उसको फोकस किया गया है। आगे देखिए, there is no overstatement of or understatement of financial position in the balance sheet and of working result in the profit and loss account. So no overstatement of or understatement of financial statement position in the balance sheet एंड ऑफ वर्किंग रिजल्ट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब कुछ ओवर नहीं होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, जितना आपको पूछा गया है, जितना आपको बनाना था उसके हिसाब से ही बनाना चाहिए। नेक्स्ट वन बोला है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस with the generally accepted accounting principles। मतलब ये principles means गैप जो principle है उस principles के हिसाब से आपका जो accounting जो statement है वो इसके हिसाब से होना चाहिए and should have been फॉलोड कंसिस्टेंटली, और उसको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो हर स्टेटमेंट गैप के हिसाब से होना चाहिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से, और हर बार उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट वन बोला है आपको इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट but which are important should also be considered by the auditor। ठीक है, सो यहाँ पे बैलेंस शीट डेट के बाद अगर कुछ डेट या कुछ इवेंट होता है तो वो भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा ऑडिटर को। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अभी देखिए आपके स्क्रीन पे आपको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव शो हो रहा है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में आपको डिटेक्ट करना होता है अगर कुछ एरर होता है या कुछ फ्रॉड होता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे बोलिए इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस व्यू और अ ट्रूथ एंड फेयरनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, the financial statement, the auditor has to ensure that there are no misstatements in the statements. The incidental objectives of a financial audit is the detection and prevention of error and fraud। मीन्स डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, आपको जो क्या करना है, डिटेक्ट करना है और प्रिवेंट करना है, बचाना है कुछ एरर और फ्रॉड अगर होता है तो उस चीजों से। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बहुत ही इजीली है तरीके से हम लोग समझेंगे, इसको समझने का ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बोला है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्पिटेंसी मीन, तो इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटेंसी आपको ये बताता है कि जो भी पर्सन ऑडिट करता है वो ऑडिटर जो कहलाएगा वो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से वो मेंबर होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का। तो मेंबर होना चाहिए मीन्स वो मेंबर होने के साथ साथ एक पर्टिकुलर उस फील्ड में प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिकल फील्ड का नॉलेज होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग होनी चाहिए, और रेगुलर उसको खुद को क्या करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए। रेगुलर अपडेट करेगा मीन्स वो उसकी जो स्टडी है कंटिन्यू रहनी चाहिए। ठीक है, उसका एजुकेशन प्रोग्राम जो इंस्टीट्यूट रखता है उसमें उसको पार्ट लेना चाहिए, और जो भी है रेगुलर अपडेट्स के हिसाब से वो अपना लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोला है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंस। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिपेंडेंस? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए ऑडिटर में। मीन्स जो ऑडिटर जो पर्सन ऑडिट करने वाला है एक ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको खुद के डिसीजंस खुद लेने आने चाहिए। ठीक है, मीन्स उस पर किसी का प्रेशर नहीं होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है बिसाइड कॉम्पिटेंसी द ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस इम्प्लाइज एक्टिंग विदाउट एनी फियर और फेवर, मतलब उसको किसी का डर नहीं होना चाहिए, जो उसको लग रहा है, जो उसका ओपिनियन है वो पूरा क्लियर कट होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी का प्रेशर उसके ऊपर आ गया और वो उस प्रेशर में आ गया तो वो उसका काम ढंग से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए वो विदाउट फियर ही शुड हैव टू डू हिज वर्क अनलेस एन ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट। अगर वो ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसका जो ओपिनियन वो रिलायबल नहीं होगा, वो किसी के प्रेशर में होगा, किसी के दबाव में होगा। ठीक है, सो द वेरी पर्पज ऑफ गेटिंग द रिपोर्ट्स ऑडिटेड शैल बी डिफीटेड। इंडिपेंडेंस इज लॉस्ट व्हेन द ऑडिटर हैज एक्वायर वेस्टेड इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन का उस पर कुछ बर्डन होगा और वो उस बर्डन के अंडर में आ गया तो ऑडिटर का जो रहेगा, जो भी डिसीजन रहेगा, जो भी ओपिनियन रहेगा वो उसका खुद का नहीं होगा, वो एक प्रेशराइज फॉर्म में होगा। सो उस चीज के लिए देखिए यहाँ पे इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट
in order to protect the independence of the following persons cannot be company auditor as per the Companies Act. देखिए यहाँ पे an officer or employee of the company under audit like director etc. वो अगर ऐसे रहेगा तो वो ये जो भी पर्सन रहेगा वो पर्सन कंपनी ऑडिटर नहीं कहलाएगा. In if a person who is a partner or who is in the employment of the employee of the company, कंपनी का एम्प्लॉय अगर है और वो खुद ऑडिट करना का ट्राई कर रहा है तो वो भी ऑडिटर नहीं कहलाएगा. ठीक है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई पर्सन नहीं चाहिए, डायरेक्टर नहीं चाहिए. ठीक है, कोई पर्सन का एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय नहीं चाहिए. अ पर्सन हु इज इंडेप्टेड टू द कंपनी फॉर एन अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग 1000 rupees or who has given guarantee in connection with the indebtedness of any third person for the same amount. Means अगर किसी उस पर्सन का किसी कंपनी के आदमी से कुछ लेना देना है अमाउंट का या पैसे का, ठीक है, तो फिर उस पैसे के प्रेशर में वो आना नहीं चाहिए. ठीक है, तो ऐसा टाइप का पर्सन जो है अगर कुछ अमाउंट रहता है पेमेंट का लेन देन कुछ रहता है तो वो आदमी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता. अ कंपनी ऑडिटर कैन नॉट होल्ड एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी विच कैरीज वोटिंग राइट्स. अगर कंपनी के वोटिंग राइट्स कैरी करता है तो वो कंपनी ऑडिटर नहीं हो सकता. अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर. मीन्स स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर होता है तो फिर वो इंटरनल ऑडिटर के हिसाब से अपॉइंट नहीं कर सकते. एन ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट कंटिंजेंट फीस. ऑडिटर किसी टाइप की फीस एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है आप हमारा ऑडिट कर रहे हैं, हम आपको 4-5 लाख रुपए देंगे, तो एक ऑडिटर के रिपोर्ट के हिसाब से ही सीए जो है मतलब ऑडिटर जो है सीए के हिसाब से ऑडिटिंग होना चाहिए. तो अगर उसके हिसाब से नहीं हो तो उसमें मिसलीडिंग, फ्रॉड, एरर्स वगैरह हो सकते हैं, तो वो ऑडिटर का काम नहीं होता. ऑडिटर को ट्रू एंड फेयर व्यू से पूरा काम करना होता है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी. तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी मीन ऑडिटर प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रिटी उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए ऑडिटर ने. अगर ऑडिटर को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंट है, किसमें मिस्टेक है, कुछ एरर है, अगर उस डॉक्यूमेंट को उसको साइन करने के लिए बोला जाए तो वो साइन करने की वजह उसको रिजाइन दे देना चाहिए, लेकिन ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए. देखिए यहाँ पे बोला है इंटीग्रिटी इंप्लाइज मॉरल कैरेक्टर ऑफ ऑनेस्टी. An auditor must be prepared to resign rather than signing a document which he knows does not exhibit a true and fair view. मतलब अगर कुछ गलत है उसमें फ्रॉडुलेंट कुछ चल रहा है और उस पर ऑडिटर की साइन मांगी गई है तो ऑडिटर को साइन नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट बोला है आपको प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी. ठीक है, तो ऑडिटर को कॉन्फिडेंशियलिटी रखना चाहिए क्लाइंट का. वो कहीं भी किसी को जो ऑडिटर के पास सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक क्लाइंट के, तो फिर वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कहीं पे. एन ऑडिटर शुड कीप द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग हिज क्लाइंट्स कॉन्फिडेंशियल. He should not disclose these to other unless there is legal or professional duty to divulge information. मतलब अगर कुछ लीगल इंफॉर्मेशन लीगली कुछ चल रहा है और उसमें अगर कंपनी का जो ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर को प्रोवाइड करना है तो वो कर सकता है, लेकिन इलीगली वो कहीं पे भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करना चाहिए. कॉन्फिडेंशियलिटी ये पार्ट मेंटेन होना ही चाहिए ऑडिटर को. ठीक है, उसको उसके एथिक्स में फॉलो होना ही चाहिए. नेक्स्ट आपको बोला है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. सो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी मींस स्टूडेंट, तो ऑडिटर को उसके ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करना चाहिए. उसके जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ऑडिट करना चाहिए एंड ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए. तो देखिए एन ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू गिव हिज एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो ट्रूथ एंड फेयरनेस के हिसाब से उसका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, जो भी एग्जैक्ट ओपिनियन है वो उसको देना चाहिए. बट his personal prejudice and opinions are not accepted. उसका अगर कुछ पर्सनल इशू रहेगा, ओपिनियन रहेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा. ये चीज में ध्यान रखिए स्टूडेंट. So the principles of objective increases the credibility of the audited financial statement for all the use of financial information. Now next is principles of documentation. So principles of documentation students, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा. ऑडिटर को प्रॉपरली जो भी ऑडिटिंग के लिए जो भी
डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स का एज ए एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। उसने ऑडिट किया है तो कौन से बेसिस पे किया है, क्या एविडेंस देखा है, कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखे हैं, वो उसको अच्छे से मेंटेन रखना पड़ेगा। तो इधर देखिए लिखा है द ऑडिटर शुड document matters which are important in providing evidence that the audit was carried out in accordance with the basic principles of auditing. Okay, so basic principles of processing जो auditing है उसके principles follow करने पड़ेंगे। documentation में यहाँ पे देखिए documentation means क्या होता है। documentation means writing the manner and matter of audit authenticated by the signature of appropriate parties and their safekeeping. So, for instance, entries made in the audit notebook and audit program should be signed by the concerned audit staff. So, यहाँ पे जो भी required audit notebook है या audit program है, it should be duly signed by the auditor, मतलब जो भी concerned staff है audit से related उसने sign करना चाहिए। आगे बोला है principle of planning. So, students, principle of planning means what? So, यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑडिटर ने प्लानिंग करना चाहिए, प्लानिंग करके ऑडिट करना चाहिए। एक वेल प्लान्ड अगर है उसके पास कि अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, करोर्स ऑफ रुपीज में उसका टर्नओवर है, तो उसको हमको ऑडिट करने के लिए वेल प्लान चाहिए। फर्स्ट डे में हम लोग आज ये ऑडिट करेंगे, सेकेंड डे में हम लोग ये बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे। तो ऐसे वेल प्लान अगर उसके पास प्लानिंग है ऑलरेडी ऑडिट्स की, तो वो उसके हिसाब से क्वालिटी मेंटेन रखेगा वो ऑडिट की। ठीक है, मतलब वो खुद जंबल नहीं होना चाहिए, उसको काम क्या करना है। सो यहाँ पे देखिए well planned and effectively controlled audit enhance the quality of audit work. So वहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करना है उसको, उसके हिसाब से वो प्लानिंग करके काम करना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, सो आगे आपको बोला है यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं, bearing in mind the audit aim, the auditor must program his work, schedule them, depute staff, divide the work among them, coordinate their work, supervise the progress of the work and make review of their findings before giving an opinion, certificate और advice। तो इसी तरह ऑडिटर को ये सब चीजें ध्यान में रखनी है और ये चीज जो है ऑडिटर ने प्लानिंग करके ही काम करना चाहिए। आगे बोला है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट एविडेंस मीन्स द रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस obtained in the course of audit. An auditor may obtain evidence for these from within the entity or from sources outside the entity. तो entity के अंदर से या entity के बाहर से वो ये ऑब्टेन कर सकता है। द एविडेंस इज ऑब्टेन्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। इंस्पेक्शन से एविडेंस ले सकता है वो, ऑब्जर्वेशन से एविडेंस कलेक्ट कर सकता है, इंक्वायरी एंड कंफर्मेशन, कंप्यूटेशन, एनालिटिकल रिव्यू, इसके हिसाब से वो क्या करेगा, जो भी एविडेंस है कलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट बोला है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। These principles require that the auditor should evaluate the accounting system and the internal control system of the organization. The audit work depends on the extent of effective accounting and internal control system prevalent in the organization. If the systems are effective, he can go for sample checking, but this doesn't reduce his duty towards his client. ध्यान रखना, ये पॉइंट बहुत अच्छा था और इजी था। आगे आपको बोला है ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्ट्स। तो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट कंक्लूजन्स एंड रिपोर्ट्स? यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो ऑडिटर है उसका लास्ट में एक कंक्लूजन होता है जो और रिपोर्ट जनरेट होता है। तो वही चीज यहाँ पे बोला है, ऑन ऑडिटर शुड फॉर्म हिज ओपिनियन अबाउट अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस। He should state his expert opinion to whether he is satisfied about the truth and fairness in the financial information submitted to him to the best of his knowledge and as per the evidence collected by him. He should submit his report to the shareholders or client. तो इसी तरह ऑडिटर को फाइनली क्या करना पड़ता है, उसका जो भी कंक्लूजन है, रिपोर्ट है, वो उसको सबमिट करना पड़ता है और वो भी ट्रू एंड फेयर व्यू से, और वो खुद सेटिस्फाई होना चाहिए कि उसने उसका काम बहुत ही अच्छे से प्रोफेशनली सारे प्रिंसिपल्स प्लानिंग करके और जो भी उसका जो प्रिंसिपल्स है सबको फॉलो करके उसने ऑडिट रिपोर्ट जनरेट किया है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग ने ऑब्जेक्टिव देखा, कल के लेक्चर में हम लोग जो है उसका स्कोप एंड एरर्स एंड फ्रॉड्स के बारे में बात करेंगे।
So today we are stopping over here. So I think I made myself clear. So students, thank you for watching. Thank you. Tata. Bye bye.